वेलकम टू सीयूईटी अड्डा। आप सभी लोगों का सीयूईटी अड्डा के चैनल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। तो सीयूईटी के जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस बता दीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जो हमें पढ़ने चाहिए और कौन से टॉपिक्स हमें छोड़ने चाहिए और किस तरीके से हमें हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो सी दिस इज कम्प्लीटली ट्रू कि अगर आप किसी भी सिलेबस की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में है क्या, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको छोड़ने हैं। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाती है तो आप बहुत अच्छे से अपना सिलेबस का कंप्लीशन कर लेते हो और अच्छे से उसकी प्रिपरेशन भी कर लेते हो, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी व्हिच काइंड्स ऑफ टॉपिक्स आर गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन। लेकिन उससे पहले लेट मी गिव माय इंट्रोडक्शन टू एवरीबॉडी ऑफ यू। सो माय नेम इज Rebecca Aga and I'm here to tell you how to prepare English, and be sure about this that I'll be taking your English session and I'll be teaching you each and every topic in the same channel, right? और आपकी जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है उसको भी मैं डेवलप करने की कोशिश करूंगी। देखो काफी मुश्किल होता है स्टूडेंट्स को इंग्लिश को लेकर के, लेकिन अगर कोई ऐसा टीचर मिल जाए आपको जो इंटरकनेक्ट करके आपको चीजों को एक्सप्लेन कर सके, सो वो आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाता है समझना। सो आई विल बी प्रॉमिसिंग यू कि मैं आप लोगों को इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी करवा दूंगी कि आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो लेट मी गेट स्टार्टेड विद दिस। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज जब आप प्रिपेयर करोगे सो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके एग्जाम में जो इंग्लिश का टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द वर्ड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, है ना। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया एंड दैट विल बी द एंड ऑफ एवरीथिंग। आपने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया तो वो सफिशिएंट है आपके लिए, आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। Reading comprehension is not English comprehension. English comprehension consists of so many things जिसमें आपके multiple topics आ सकते हैं, तो please do not confuse it with English comprehension with reading comprehension. Reading comprehension is different and English comprehension is a vast syllabus, right? So let me get started with this. सबसे पहली चीज जो आपके एग्जाम्स में reading comprehension से रिलेटेड पूछी जाती है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का भी एक पार्ट होता है। तो वी कैन सिंपली से दिस कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, राइट। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास आता क्या है ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आओ चलो इसको भी समझ लेते हैं कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास क्या आएगा। सो विल बी गिवन अ पैराग्राफ, हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया होगा, राइट। उससे रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन दिया गया होगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको राइट नहीं करना होगा, इट विल बी ऑप्शनल, है ना। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे ए बी सी डी और इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, राइट। सो अब आपके जो पैसेजेस है ना इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 300 to 350 वर्ड्स, है ना। माइट बी देयर विल बी पैराग्राफ्स जो आपके कम वर्ड्स के भी आ जाए, बट पैराग्राफ्स किस टाइप के होंगे, आपका कोई फैक्चुअल पैसेज आ सकता है जैसे कि किसी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कोई डेटा चार्ट आपको दे दिया जाए, किसी जगह को कोई एनालिटिक्स दे दिया जाए, या फिर आपके एग्जाम्स में क्या आ सकता है नैरेटिव पैराग्राफ जहां पर आपको कोई कहानी सुनाई दे जाए, राइट। आपने कई बार ये गाना भी सुना होगा, कहानी सुनो जुबानी सुनो हमें प्यार हुआ था इजहार हुआ था, राइट। सो हालांकि नैरेटिव में जरूरी नहीं है कि आपको लव स्टोरीज ही दी जाए, देयर बी काइंड ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टोरीज जहां पर हो सकता है ऑथर अपनी हिस्ट्री आपको बता रहा हो या फिर किसी और के बारे में कुछ मेंशन कर रहा हो, किसी की कहानी ही बताई जाएगी, है ना, किसी की लाइफ हिस्ट्री। देन वी हैव कम अप विद द पैसेज लिटरेरी, दिस इज रिलेटेड टू द ओपिनियनेटेड पैसेज, राइट। ओपिनियनेटेड का मतलब समझते हो, मैं अपने ओपिनियन किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में दूंगी। सपोज मैंने कहा कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, राइट। सो व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन बिहाइंड इट, क्यों अर्थक्वेक आया, क्या यहाँ पर मल्टीपल अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, किस कंडीशन में अर्थक्वेक आता है। सो आई विल बी गिविंग माय ओपिनियन रिलेटेड टू दिस। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है आपका ओपिनियनेटेड हो जाता है। सो ओपिनियनेटेड मतलब मैं अपने ओपिनियन, एक राइटर अपने ओपिनियन जो है यहाँ पर आपको मेंशन करेगा। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। माइट बी यू विल बी आस्क्ड, आपका वोकैबुलरी का सेक्शन आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको ग्रामेटिकल नॉलेज यहाँ पर पूछ ली जाए, मतलब आपको ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ ले जाए, राइट। इसके अलावा आपको कॉन्टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कॉन्टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉन्टेक्सचुअल का मतलब आपका एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ में आपको कुछ जो पैराग्राफ से हिंट लेकर के आपसे कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, राइट। या हो सकता है आपसे टोन बेस्ड पैराग्राफ पूछ ले जाए कि इस पैसेज की टोन क्या है, क्या ये आपकी एक सैड टोन है या फिर यहाँ पर गुस्सा दिखाया जा रहा है या फिर यहाँ पर जो ऑथर है वो ह्यूमरस काइंड ऑफ थिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो इस तरह की टोन्स आपसे पूछी जाती हैं कि ऑथर किस मूड में आपका जो पैराग्राफ है वो लिख रहा है। फाइन, देन आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी।
पैसेज का आइडिया क्या है ना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द थीम ऑफ द पैसेज, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। सो कॉन्टेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, टोन बेस्ड क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस और वोकैबुलरी और ग्रामर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कभी कभी आपसे फिगरेटिव लैंग्वेज भी पूछ रहा है, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है। सो या दिस इज ट्रू कि अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है तो उसके अलावा आपको ग्रामेटिकल नॉलेज होनी भी जरूरी है, बिकॉज ग्रामर और वोकैबुलरी ही आपको मदद करेगी टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैराग्राफ। बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब सिर्फ रीडिंग नहीं होता कि आप एक पैसेज को पढ़ो, पैसेज को पढ़ने के साथ साथ आपको अंडरस्टैंड करना होता है, और अंडरस्टैंडिंग आपकी कभी डेवलप नहीं हो सकती until and unless you have the knowledge of vocabulary as well as grammar. Right now, the next topic which comes in your examination is English grammar. As I told you, चाहे reading comprehension कर रहे हो, चाहे English grammar का कोई भी पार्ट कर रहे हो आप, ठीक है ना, उसमें grammatical knowledge आपकी जरूरी है। अब यूजेज ऑफ एरर, ठीक है ना, या फिर यूजेज ऑफ एरर करेक्शन आ गया, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया, ये दोनों ही आपके कहीं ना कहीं ग्रामर से रिलेटेड है। और ग्रामर कंसिस्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स। आपको नाउन का नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रोनाउन का नॉलेज होना चाहिए, जिसे आप पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हो, राइट। आपको एडजेक्टिव का नॉलेज होना चाहिए, आपको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, आपको एडवर्ब का नॉलेज होना चाहिए, राइट। आपको प्रेपोजिशन का नॉलेज होना चाहिए, आपको कंजंक्शन का नॉलेज होना चाहिए, आपको इंटरजेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपको किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, आपको आर्टिकल आना चाहिए, आपको टेंसेस आना चाहिए, राइट। ठीक है, ये सब ग्रामर के टॉपिक्स हैं। आपको एक्टिव पैसिव आना चाहिए, आपको नरेशन आना चाहिए, राइट। सो आप समझ पा रहे हो ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ना, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, जब ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कंबाइन कर दिए जाते हैं, तब जाकर के बनता है आपका इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन। और ये सारे के सारे टॉपिक्स पे बेस्ड ही आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको एरर का यूजेज करना होता है। ठीक है, आप बोलते हो मैम कैसे करेंगे मैम, तो आप देखो, जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा एक एक टॉपिक पढ़ने बैठ जाओ, और एक एक टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो आपको शायद एक महीना लग जाए, बिकॉज दे आर सो डीप। बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो मैंने एक सेशन लिया हुआ है, अगर आप सर्च करेंगे 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय रुबेका मैम, 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय रुबेका मैम, अगर आप इसको सर्च करते हो 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय रुबेका मैम, प्लीज डू सर्च इट लाइक दिस, बाय रुबेका मैम, बिकॉज मैंने आप लोगों को पढ़ाया, देयर विल बी अ लॉट ऑफ फीचर्स दैट यू विल गेट, आपको बहुत सारे टीचर्स मिल सकते हैं, बट जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाया हुआ है, सिर्फ रूल्स आपको रटवाए नहीं है, राइट। सो आप चेक कर सकते हो 120 रूल्स बाय इंग्लिश 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय रुबेका मैम, प्लीज डू लर्न दिस नेम, रुबेका मैम, योर मैम, ओनली योर्स मैम, ठीक है ना, जो आपका एग्जाम आपको क्लियर करवाने में मदद करेगी, राइट। सो वहां पर मैंने छोटे छोटे से रूल्स बनाए, जिससे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर सकते हो, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। कि आपको पता होना चाहिए आर्टिकल के बाद नाउन लगेगा, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई वर्ड आ रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, आर्टिकल और एडजेक्टिव के पहले भी कोई वर्ड लिखा हुआ है तो वो एडवर्ब होगा, राइट। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू के साथ अगर बी लगा हुआ होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी लगा हुआ होता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। सो ये कंडीशंस होती है, कब, कहां, क्यों, कैसे, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में मिल जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है और आप कम टाइम में ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हो, सो आप 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय रुबेका मैम जरूर देखना बेटा, ठीक है। तो आपकी दोनों ही प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, चाहे वो यूजेज ऑफ एरर करेक्शन हो, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हो, आप दोनों ही क्वेश्चंस को बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे, राइट। अच्छा, आपको बता दूं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज इफ यू पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप कभी भी उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहले हम स्पॉटिंग एरर या एरर स्पॉटिंग के यूजेज क्या है वो बता देते हैं। आपको एक सेंटेंस दिया गया होता है, देखो दिस इज अ सेंटेंस, राइट, एंड दिस सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 4 part, or you can say that the sentence is divided into 4 part. This is part A, this is part B, this is part C, this is part D, and might be they will give you more than 4 part also, 5 part भी दे सकते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना जो भी आपका लास्ट पार्ट होगा वो होगा नो एरर। नो एरर मतलब नो एरर, राइट, नो एरर मतलब नो एरर। अब यहाँ पे आपको कोई सेंटेंस दे दिया गया होगा, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया होगा, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया होगा, लेकिन वो सारे के सारे एक ही सेंटेंस के पार्ट होंगे जो कि डिवाइडेड होंगे, राइट। सबसे पूछा जाएगा कौन से पार्ट में एरर है, तो आप सारी जितनी भी तिगड़म आपको पता है ना वो सारी की सारी लगाओगे, क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है ना, आगे के सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में क्या आ रहा है, किसके बाद क्या लगता है, किसके बाद क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन सी करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन कौन सा कनेक्ट होना चाहिए, क्या कंजंक्शन का कोई पेयरिंग वर्ड तो यूज नहीं हो रहा। तो ये सारी जो ग्रामेटिकल नॉलेज है जो मैं अभी आप लोगों को बताई थी, नाउन प्रोनाउन, सारी पार्ट ऑफ स्पीच और आपके आर्टिकल पे बेस्ड, वो सारे गणित आप यहाँ पर लगाओगे। तो इनमें से कोई ऐसा पार्ट होगा जिसमें आपकी जो ग्रामेटिकल की नॉलेज है, मतलब ग्रामर नॉलेज है,
वो करेक्ट नहीं लग रही होगी और उसी में ही आपका कोई एरर होगा। सपोज आपको एक सेंटेंस दे दिया गया होगा जिसमें टू के जस्ट बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाएगी, आपको पता है कि टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप क्या करोगे, आप बताओगे कि बी पार्ट में एरर है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, राइट। सिमिलरली आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऐसा है जैसे आप बोलते हो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आता है, बट दैट इज क्वाइट डिफरेंट। वहां पे आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसको 4 पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, दे विल गिव यू 1 2 3 4 पार्ट्स। जनरली लास्ट वाला पार्ट आपका नो इंप्रूवमेंट का होता है ना, और फिर वो जो सेंटेंस उन्होंने दिया होगा ना, उनमें से एक पार्ट को हाईलाइट कर देंगे, या तो इस पार्ट को वो बोल्ड कर देंगे, या तो वो इस पार्ट को आपको अंडरलाइन करके दे देंगे, राइट, या तो हो सकता है वो आपको इस पार्ट को इटैलिक्स में करके दे दें कि आपको ये पार्ट हाईलाइटेड तो दिखेगा ही दिखेगा, अलग से दिखेगा, और आपसे कहेंगे कि ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, बोल्ड पार्ट है, अंडरलाइन पार्ट है, इसको आप इंप्रूव करो। हो सकता है ये गलत दिया गया हो सकता है ये गलत ना दिया गया हो, गलत नहीं दिया गया होगा तो आपका आंसर नो इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन अगर गलत दिया गया होगा तो आपका इन तीनों में से कोई ऐसा पार्ट होगा जो कि इसको करेक्ट बना रहा होगा, तो आपको वही करेक्ट पार्ट यहाँ पर चूज करना है। समझ में आ रहा है ना, जैसे मैंने लिख दिया राधा हैज गोइंग, अब कई सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि हैज के बाद गोइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, वर्ब की बल्कि थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, राइट। अब हो सकता है ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे दे, आपको ये पार्ट हाईलाइट करके दे दे और आपको अरेंज करने के लिए बोले, और ऑप्शन में आपको दे दे, चलो यहाँ पे ऑप्शन लगा देती हूँ मैं, हैव गोइंग, राइट, फिर यहाँ पे वो आपको लगा करके दे दे हैज गॉन, या फिर आपको लगा के दे दें वो इज गॉन, है ना। आपको पता है हैज हैव हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, और राधा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लेता है, वर्ब सिंगुलर होती है तो एस और एस लेती है। हो सकता है कई सारे बच्चों को ये समझ में ना आ रहा हो मैम ये क्या रूल्स पढ़ा रही है, तो फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, यहाँ पे 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की सीरीज जरूर देख लो, ये सारे छोटे छोटे से जो बेसिक टॉपिक्स है आपको वो पता चल जाएंगे, और वो बेसिक से रूल्स आप यहाँ पर लगा करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो गोइंग तो लग नहीं सकता, इज एमआर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो गॉन तो लग नहीं सकता, सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैज के बाद गॉन। और ये हैज भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्या राधा के हिसाब से हैज लगा हुआ है, सही है, हाँ सही है, अगर हैव लगा होता तो गलत होता, राधा सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होती है एसओएस आता है ना, अगर वर्ब एसओएस के बिना होता तो प्लूरल हो जाता, वो यहाँ पे गलत हो जाता, सो आंसर क्या हो गया हमारा। सो इस तरह से आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके एग्जाम्स में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका यहाँ पर बनता है वो है जम्बल्ड पैराग्राफ। अब ये एक पैराग्राफ, सेंटेंस नहीं, एक पैराग्राफ, बड़ा सा पैराग्राफ, जैसे आप पूरी स्टोरी पढ़ते हो ना उसका एक पैराग्राफ, वो आपको दिया गया होगा, उस पैराग्राफ को वो आपको 4 पार्ट्स में तोड़ करके दे देंगे, हो सकता है वो एबीसीडी पार्ट में आपको तोड़ करके दे रहे हो, या हो सकता है वो आपको पीक्यूआरएस फॉर्म में तोड़ करके दे रहे हो, और उसका करेक्शन वो आपको यहाँ पर देंगे कि हो सकता है पीक्यूआरएस से सही बन रहा हो, पीआरएसक्यू से सही बन रहा हो, पीएसक्यूआर से सही बन रहा हो, क्यूआरपीएस से सही बन रहा हो, तो आपको क्या करना है, आपको इसको मतलब पढ़ना है और पढ़ करके ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आना था, कौन सा सेंटेंस लास्ट में आना था, कौन सा सेंटेंस बीच में आना था, राइट। ये टोटली आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक होता है, जितना आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे उतना अच्छे से आप इस तरह के सवाल को कर पाएंगे, राइट। तो आपको करना क्या है, आपको पढ़ना है, पढ़ करके अगर आपको पैराग्राफ समझ में आ रहा है तो आपको ये भी समझ में आएगा क्या पहले हुआ, क्या बाद में हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। सो आपको पूरी ओवरऑल सिनेरियो समझ में आ रहा होगा कि क्या कंडीशन चल रही है। अगर आप ये समझ पा रहे हो कि क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या कंडीशन चल रही है, क्या पहले हो रहा है, क्या बाद में हो रहा है, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। बाकी इसमें भी ग्रामेटिकल नॉलेज लगती है, अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है तो आप जंबल पैराग्राफ भी कर सकते हो, राइट। फिर आता है आपका पैराग्राफ कंप्लीशन। एक सेंटेंस आपको देगा, ठीक है ना, उसको आधा लिख देगा और फिर आपको बोलेगा कि इसको आधा लिखा हुआ है वो कंप्लीट करो, ठीक है। सपोज मैंने कहा मैं जा रही हूं अपने मामा के घर, ठीक है, किस लिए, फॉर। अब यहाँ पे आपको सेंटेंसेस देगा जिसमें आपको सेंटेंस कंप्लीट करके दिए गए होंगे, है ना। अब हो सकता है बोल रहा है मामा के घर सोने जा रही है, मामा के घर खाने जा रही है, मामा के घर किसी से मिलने जा रही है, मामा के घर एंजॉय करने जा रही है, सब कुछ लिखा होगा आपके पास। लेकिन फिर यही जो सेंटेंसेस होंगे ना, इसमें अगेन वो कुछ ग्रामेटिकल एरर्स दे देगा आपको, ग्रामर
एरर्स, है ना, और वही एरर्स को क्या करना होगा आपको, अपना नॉलेज अप्लाई करके उसको करेक्ट यहाँ पर यूज के साथ लिखना होगा, ठीक है ना। सो आपको याद रखना है, ये भी अल्टीमेटली आपका ग्रामर बेस्ड टॉपिक है, तो अगर आपको बेसिक ग्रामर के रूल्स आते हैं तो आप इन्हें बहुत ही आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट आता है आपका साइनिम्स और एंटोनिम्स। साइनिम्स और एंटोनिम्स अपने आप को खुद ही डिफाइन करते हैं। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट शब्द। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि एक वर्ड दिया गया होगा, उसका सिनोनिम आपसे पूछ लेगा, वर्ड दिया गया होगा उसका एंटोनिम आपसे पूछ लेगा, तो उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। देयर आर मल्टीपल ट्रिक्स। एक तो रूट वर्ड्स की टेक्निक है आपकी, रूट वर्ड्स आप कर सकते हो। थीम से आप वोकैबुलरी लर्न कर सकते हो, ठीक है। थीम के अलावा आपके पास और भी ट्रिक्स हैं वोकैबुलरी को लर्न करने की, राइट। जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो पॉजिटिव वर्ड का सिनोनिम पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वर्ड का सिनोनिम नेगेटिव होता है, लेकिन अगर आपको एंटोनिम पूछा जाएगा तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम आपका हो जाएगा इसका पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। समझ रहे हो, क्लियर है। सो बी श्योर अबाउट दिस कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप वोकैबुलरी कर रहे हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन को जरूर से जरूर अटेम्प्ट करें, और उसमें जितनी ट्रिक्स स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं वो लगाने की कोशिश करें। जैसे बैबल, बैबल का मतलब होता है बढ़ाना, छोटे बच्चे देखा ना, कुछ भी बोलते रहते, समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं। सो क्या वो साउंड निकालते हैं? नहीं, वो अपने आप में बकवास कर रहे होते हैं। बैबल, बैबल बड़बड़ाना, बैबल बड़बड़ाना, बैबल बड़बड़ाना, ठीक है ना। केओस का मतलब होता है अफरा तफरी, मिसचीफ का मतलब होता है शरारतें करना, तो आंसर क्या हो जाएगा, रैटल। बड़बड़ाना, प्रैटल, प्रैटल बैबल, प्रैटल बैबल, बोथ का मतलब बड़बड़ाना होता है। लेथार्जी का एंटोनिम बताना है तो आप ऐसे इसको ट्रिक लर्न कर सकते हो। लीथी एनर्जी अब नहीं है, क्या मतलब आप इनएक्टिव हो गए, आपके पास एनर्जी नहीं रही है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेजी, स्लगिश, डल, एक्टिव। सो डी विल बी द आंसर। सिमिलरली वोकैबुलरी में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो वन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द, राइट। सो आपसे पूछा जाएगा कोई भी, मतलब जो कभी ना मरे अमर, है ना। एक ऐसा दोस्त आपका जो कि हमेशा आपकी गलत चीज में साथ दिया आपका, तो उसको आप बोलते हो अकम्प्लिस। तो एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है उसको क्या बोलते हो, तो लिंग्विस्ट जानते हो। ग्रामेरियन कौन होता है, जो ग्रामर पढ़ाता है। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषीय, जो बोलना, पढ़ना, लिखना सब जानता हो, राइट। बाइलिंगुअल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दो भाषाएं बोलता है। सो एक ऐसा इंसान जिसको बहुत सारी लैंग्वेज आती है, उसको आप क्या बोलते हो, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत एस्टिमेट कर लिया। ग्रामेरियन आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ग्रामर की नॉलेज की बात आती है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है जो दो भाषाओं का इस्तेमाल करता है। लिंग्विस्ट वो पर्सन होता है जो पढ़ता है, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट पढ़ता है, रीड करता है, और वो इंटरेस्टेड होता है अलग अलग लैंग्वेजेस में। बट पॉलीग्लॉट वो होता है जिसको आती भी है, पढ़ता भी है, लिखता भी है और बोलता भी है, राइट। सो एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है, जो जानता है वो पढ़ भी लेगा, बोल भी लेगा, सुन भी लेगा, लिख भी लेगा, राइट। सो उसको आप बोलोगे पॉलीग्लॉट। और वैसे भी मेनी के लिए आपका जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है, मेनी के लिए रूट वर्ड होता है आपका पॉली। सो आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीग्लॉट। सिमिलरली आपका एग्जाम में इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आते हैं, मुहावरे और कहावतें, ठीक है। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके वीक पॉइंट पे वार करो, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। या फिर कभी कभी बोल देते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, है ना। तो इस तरह के कई सारे वर्ड्स का आप इस्तेमाल करते हो, तो इनको भी आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मुहावरे और कहावतें एक बार बोल दिए गए तो बोल दिए गए, उनका अर्थ कभी नहीं बदलता। सो दीज आर समथिंग व्हिच यू पीपल नीड टू लर्न। सो एक बार आप उसको इमेजिनेशन में किसी वर्ड के साथ अगर इंटरलिंक करके लर्न कर लोगे ना, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टर्न अ डेफ ईयर, टर्न अ डेफ ईयर, बहरे हो नहीं, आपने अपने कान को बहरा कर लिया, दैट मीन्स आपका मन नहीं है किसी को सुनने का। So, जब आप जानबूझ करके बहरा बन रहे होते हो तो क्या आप ध्यान से सुन रहे होते हो, आप ऑपोज होते हो, आप इंडिफरेंस क्रिएट कर रहे होते हो, या आप अटेंशन पे नहीं कर रहे होते हो। सो ऑब्वियस ही चीज है यार, जब मैं जबरदस्ती अपने कान को बहरा कर रहा हूं, यानी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू सेइंग। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी। पोज्ड इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन होना, मोनोटोनस, बोरिंग हो जाना। भाई जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी की बात ना सुने तो हम बोरिंग ही लग रहे हो। मेरे पापा तो मम्मी की कोई बात नहीं सुनते लेकिन फिर भी हंसते रहते हैं, तो वो मोनोटोनस तो नहीं है ना। डेडली ऑपोज मतलब किसी की ऑपोजिट चले जाना। वैसा भी नहीं है कि पापा मम्मी की बात ही नहीं सुनते तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा उनके अगेंस्ट में रहते हैं। उनको सुनना नहीं, इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर टॉक्स, राइट।
सो ये सारी चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपके लिए लर्न करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि इनको समझना। सिलेबस आपको पता चल गया कि ये सारी चीज आपकी एग्जाम में आ रही है, आप कैसे पढ़ोगे, कैसे याद करोगे। तो सबसे पहले आप अपने बेसिक से स्टार्ट करो। मैंने आप सभी लोगों को बोला है अगर आपने कभी भी ग्रामर नहीं पढ़ी है तो 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को जरूर पढ़ो। उसके बाद उनके नोट जरूर बना लो एक कॉपी में, राइट। और डेली कोशिश करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्विजेस प्रैक्टिस करो। कहां से करोगे? अड्डा की ऐप आपके लिए बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। अड्डा की ऐप पर जाकर के बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस आपको मिल जाएंगे, ले लो। मॉक टेस्ट एटलीस्ट हफ्ते में 2 लगाओ, इट्स नेसेसरी। मॉक टेस्ट अगर आपको लेने हैं तो आप अड्डा की ऐप से जाकर के परचेज कर सकते हो। हमारे पास यूजी पीजी सबके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है। एनालिसिस ऑफ ईच टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चंस किए तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, जो गलत है तो वो क्यों गलत है, जो सही है वो क्यों सही है, ये आपको पता होना चाहिए। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो गलत कर रहे हो क्यों कर रहे हो, जो सही कर रहे हो क्यों कर रहे हो, तो आप बहुत ही इजीली अपनी गलतियों को जान पाओगे और उनमें इंप्रूवमेंट कर पाओगे, राइट। सो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो कंसिस्टेंट रेगुलर बेसिस पे अपने आप को किसी चीज में ढाल रहा है, बोलते ना द साइकोलॉजी सेज कि अगर आप 24 दिन कोई सेम प्रक्रिया को कंटिन्यूअसली कर लेते हो ना तो आपको उसकी आदत लग जाती है। वो गाना सुना होगा ना, मुझे तो तेरी लत लग गई। सो आपने क्या करना है, आपने लत लगानी है पढ़ाई की। और जिस दिन आपके अंदर पढ़ाई की लत आ गई ना तो फिर आपको किसी और चीज को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सबको लत मार के अपनी जिंदगी को एक बहुत अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो। सो अगर आप किसी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देख रहे हो तो आई बिलीव कि आपके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं है कि आप 24 दिन कंसिस्टेंटली एक ही जगह पर बैठ करके अपना सिलेबस उठा करके पढ़ना शुरू कर दो। यू विल बी हैबिचुअल एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे बच्चे ना, देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इंटरनल्स, एक होते हैं एक्सटर्नल्स। सो एक्सटर्नल्स और इंटरनल्स में डिफरेंस क्या होता है? इंटरनल्स वो होते हैं जिनका मन ऐसा होता है ना कि यार मेरे को सब कुछ खुद करना है, और एक एक्सटर्नल्स होते हैं जिनको लगता है कि यार मेरे को किसी का सहारा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सो वो एक्सटर्नल फोर्सेस पे चलते हैं, राइट। सो जो लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर उन्हें पकी पकाई चीज मिल जाएगी सो उनके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। सो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर सीयूईटी पीजी के लिए आपको एक बैच प्रोवाइड किया जा रहा है जिसका नाम है अचीवर्स बैच। ये हमारे पास तीनों के लिए अवेलेबल है। जो बच्चे पार्ट ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है उनके लिए भी अवेलेबल है, वो और कम पैसों में आपको मिल जाएगा। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ जनरल एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 12 कोड वाला और 11 कोड वाला दोनों ही अवेलेबल है, राइट। और क्योंकि पूरा यहाँ पर जो आपका एमबीए वाला बैच है उसमें 100 के 100 क्वेश्चंस जो है आपके लैंग्वेज, जीटी और करंट अफेयर सेक्शन से आते हैं। सो इस वजह से आपको ये बैच 6159 का दिया जाता है। और पार्ट ए वालों का सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें लैंग्वेज और जीटी ये सब कंपाइल होता है। तो इस वजह से आपका ये बैच थोड़ा कंपैरेटिवली सस्ता कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम आपको लाइव क्लासेस देंगे। लाइव क्लासेस के साथ टीचर्स अपने क्लासेस में आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स देंगे ताकि आप अपने घर जाकर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर पाओ कि जो टीचर ने आपको पढ़ाया है वो आपको एटलीस्ट आता है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको टीचर्स क्या करेंगे, हेल्प करेंगे टू सॉल्व योर डाउट्स एज वेल, राइट। प्लस आपको अगर मान लो आप लाइव सेशंस नहीं देख पाते हो तो आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है, टीचर्स के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आपके पास अवेलेबल है। प्लस आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर देने के लिए मिल रहा है। बोला ना मैंने आपको हफ्ते में 2 बार मॉक टेस्ट देने हैं, तो मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाएंगे। मतलब लगभग 2000 प्लस क्वेश्चंस आपको फ्री में यहाँ पर इंक्लूडेड मिल जाएंगे जिससे आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी क्वेश्चंस। ये बैच आपका 6159 रुपए का है। बट मैं आप लोगों को एक शानदार चीज बता दूं, अभी दिवाली चल रही है, दिवाली में बहुत सारा आपको डिस्काउंट मिल रहा है 25 से 30%। आज से पहले इतना डिस्काउंट कभी नहीं दिया गया। 25 से 30% डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप एक कोड यूज कर लेते हो तो। एंड दैट कोड इज Y484। खुद यूज करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ ये कोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी बच्चे बैच लेना चाहोगे अड्डा 24/7 से, जब तक दिवाली चल रही है आपके पास ये ऑफर ही ऑफर है, भरपूर ऑफर है। तो आप जाओ अड्डा की स्टोर पर, है ना। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे आपको अड्डा के स्टोर पर जाना है। अड्डा 24/7 स्टोर आप टाइप करो, ठीक है। या अड्डा 24/7 आपने गूगल पे सर्च पर टाइप करो, आप चले जाओ, देखो दिख रहा है। चले गए, ऑल पे जाओ, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, एवरीथिंग यू विल गेट, है ना। ऑल एग्जाम्स पे जाओगे तो आपको खूब सारे एग्जाम्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज एंड सो ऑन। दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 ऐप पर जाना है।
जैसे ही आप अड्डा 24/7 टाइप करोगे आपको इस पे जाना है, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप इस पे चले गए आप ऑल कोर्सेज पे जाना, ऑल कोर्सेज पे जाओगे आप, जैसे ही तो आपको एक जगह दिखेगी जहां पे लिखा होगा यूजी। क्या लिखा होगा? यूजी। क्या लिखा होगा? यूजी। रिमेंबर दिस, यूजी। तो आपको यूजी पे जाना है और यूजी पे ही आपको पीजी के सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। नेट का थोड़ा सा गड़बड़ी है बट कोई नहीं, आई ट्राई टू गेट यू इनटू इट। हाँ ठीक है, चलो एक बार वापस हम ओपन कर लेते हैं। अड्डा 24/7 पर जाते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे। इफ इट इज लाइक ओपन, देखो ये आ गया। अंडरग्रेड पे गए, सीयूईटी पे जाओगे तो सीयूईटी में आपको ये देखो ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? पोस्ट ग्रेड वाला, इस पे चले जाओ। जैसे ही पोस्ट ग्रेड पे जाओगे तो यूल गेट अ लॉट ऑफ कोर्सेज। सो आपका देखो ये COQP12, COQP11, ठीक है ना। और ये आपका जो पार्टी का कोर्स है वो देखो मैंने बोला था ना कम प्राइसेस में मिल रहा है, तो 4619 रुपीज में मिल रहा है। तो अगर आपको कोई भी बैच लेना है आप जाओ यहाँ पर, 619 रुपीज का तो अभी ये मिल रहा है आपको, देखो थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। लेट मी जस्ट चेक इट, Y484। रिमेंबर दिस कोड एंड जस्ट टेल इट टू एवरीबॉडी, है ना। याद रखो ये कोड सबको। यार ये देखो, लुक एट दिस, 5999 का आपको ये कोर्स मिल जाएगा बाय जस्ट अप्लाइंग वन कोड, दैट इज Y484। सो इस कोड को अप्लाई करो एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।